अस्सलाम स्टूडेंट्स, कंपटीशन एक्ट में हमारे पास जो लेक्चर है जिसके अंदर हमारे पास एक्ट में जो भी कानून है उसको हमने लिखा, उसको देखा, उसको समझा, उसकी लॉजिक और लिंकिंग, उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने मेहनत करी। पोर्टल अगर आप देखेंगे तो पोर्टल में आपको इसके ऊपर जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उसके एक अच्छे सजेस्टेड आंसर जो मैंने खुद बनाए हुए हैं वो भी उसको इंक्लूड किए हुए हैं। आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है वो भी सारी चीज़ें। कॉम्पिटिशन एक्ट के ऊपर मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी और एक अच्छी चीज़ कि उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, और बड़ा ही एक शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको पूरा आपके सामने समराइज़ कर दूँ। तो इस लेक्चर का जो पर्पस है, आज की क्लास का जो पर्पस है, वो इसकी स्मार्ट ड्राफ्टिंग है, स्मार्ट लिंकिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कॉम्पिटिशन एक्ट को किस तरीके से हम स्मार्टली समराइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो सेक्शन 3 आपके पास, सेक्शन 3 आपसे क्या कहता है? सेक्शन 3 आपसे कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज डोमिनेंट पोजिशन। ये इतना ज़बरदस्त वर्ड है कि जब भी अगर सवाल में, जब भी पेपर में, अच्छा आज की क्लास में आपको बड़ी 2 से 3 अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे हमें इंशाल्लाह सेक्शन के ऊपर और क्लैरिटी आएगी। सबसे पहली चीज़ है प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इसको अगर मैं देखूं तो इसके अंदर जब भी पेपर में सेक्शन 3 से सवाल आएगा, देखिए लॉ पढ़ चुके हैं हम सारा, सही है, सारी उसकी लिंकिंग वगैरह हो चुकी है। जब भी पेपर में सेक्शन 3 से सवाल आएगा तो जब आपने उसको ड्राफ्ट करना होगा तो इसकी ड्राफ्टिंग के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अपने आप से ये 4 सवाल पूछ लीजिएगा, पेपर में 4 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ये 4 वर्ड्स लिख दीजिएगा और सवाल को इससे लिंक कर दीजिएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट हो जाएगा। सही है, देखें सबसे पहली चीज आप ये देखें, डिफाइन द अंडरटेकिंग। हमेशा कंपटीशन एक्ट किसी ना किसी अंडरटेकिंग के ऊपर अप्लाई होगा। सही है, तो आप देखें क्या सवाल में अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग्स क्या होती है? एनी नेचुरल और लीगल पर्सन इंगेज्ड इन प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग दी एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग। और आज के लेक्चर में जो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा उससे ये चीजें और क्लैरिटी में आएंगी। सही है, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये जो सवाल दिया हुआ है ये क्या अंडरटेकिंग है कि नहीं है। सही है, क्या वो बंदा नेचुरल पर्सन है, क्या वो बंदा लीगल पर्सन है, क्या वो एंगेज, चाहे नेचुरल हो चाहे लीगल हो, क्या वो एंगेज्ड है प्रोडक्शन में, सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज में, इंक्लूडिंग दी एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग। एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब तो फॉर एग्जाम्पल शुगर मिल्स हैं, बेतहाशा अंडरटेकिंग शुगर मिल्स के अंदर आती है और उनकी अपनी एक एसोसिएशन बनी हुई है, टेक्सटाइल की अपनी एक एसोसिएशन बनी हुई है। सही है, तो क्या वो एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स है वो भी इस जमरे में आ जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये। अगली चीज आपने सवाल अपने आप से ये करना है कि ठीक है अंडरटेकिंग मुझे पता चल गया ये है। अगला सवाल आपने ये करना है, डिफाइन द रेलिवेंट मार्केट। सही, सवाल में जो जिस मार्केट के बारे में तस्करा किया गया है क्या वो रेलिवेंट मार्केट है? रेलिवेंट मार्केट के लिए आपको 2 डायमेंशन देखने पड़ेंगे, 2 चीज़ों का एनालाइज करना पड़ेगा। पहली चीज़ रेलिवेंट प्रोडक्ट कौन सा है, दूसरी चीज़ रेलिवेंट जियोग्राफिक कौन सी है। सही है, किस जियोग्राफिक में वो क्या प्रोडक्ट मार्केट सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सर्विस कर रहा है, ये आपकी रेलिवेंट मार्केट होगी। तो सबसे पहला काम अंडरटेकिंग, दूसरा काम रेलिवेंट मार्केट। आपने रेलिवेंट मार्केट को डिफाइन करना है। सवाल में अगर एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, सक्खर लिखा हुआ है, लारकाना लिखा हुआ है, सिंध लिखा हुआ है, कराची लिखा हुआ है, ठट्टा लिखा हुआ है, आपने बैठ के सबसे पहले ये देखना है कि ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, क्या ये अंडरटेकिंग है, और क्या ये जो मार्केट है क्या इसमें से कौन सी मार्केट रेलिवेंट मार्केट है। सही है, 2 डायमेंशन देखने होंगे, प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफी। तीसरी चीज आपने ये देखना है, असेसिंग वेदर द अंडरटेकिंग इज डोमिनेंट इन द मार्केट। अब ये जो अंडरटेकिंग है क्या ये इस मार्केट में डोमिनेंट है कि नहीं है। सही है, क्या इस मार्केट में डोमिनेंट है, तो इसे पता कैसे चलेगा डोमिनेंट है? इसके ऊपर उसने आपसे कहा कि जी एक ऐसी अंडरटेकिंग, वन और मोर अंडरटेकिंग, सही है, बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर एंड सप्लायर। उनको फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कस्टमर चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं करता सप्लायर ये नहीं ये हो जाए कोई और हो जाए, वो हर चीज से इंडिपेंडेंट है, वो इन चीजों पर डिपेंडेंट। एक मार्केट तो इसी तरीके से ऑपरेट करती है ना यार, एक इकोनॉमी इसी तरीके से ऑपरेट करती है। वो लोग इन चीजों को कंसिडर ही नहीं कर रहे, उनको इनसे फर्क ही नहीं पड़ा मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर है, मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मार्केट में कौन कौन सप्लायर है, वो उनसे इंडिपेंडेंटली अगर एक तरीके से डील कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका उस मार्केट में डोमिनेंस है, उसका उस मार्केट में डोमिनेंस है। सर क्या डोमिनेंस का होना बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है भाई, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, तुम भी आ जाओ यार, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सही है, चौथा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, असेसिंग वेदर इट इज अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। असेसिंग वेदर इट इज अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन, जब उसके पास ये पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन है। अच्छा, डोमिनेंट पोजीशन में एक और चीज है जो एक यार्ड स्टिक लॉ ने आपको बताइए, वो 40% बताइए। सही है कि जी अगर एक उसका मार्केट शेयर एक्सीड कर जाए 40% इन द रेलिवेंट मार्केट, खुदा का वास्ता है इन द रेलिवेंट मार्केट। सही है, इन द अगर रेलिवेंट मार्केट गली निकल आए ना तो गली की सेल 40%, उस गली में अगर सेल 40% से उससे ज्यादा है ना तो उसका मतलब है उसके पास
इसका मतलब है वो उस गली को डोमिनेट करता है, वो उस मार्केट को डोमिनेट करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी ये नहीं है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड बाय द कंपनी सेल, या कंपनी के सेल को डिवाइड किया टोटल वर्ल्ड की सेल से, ये वाला हिसाब किताब नहीं है। रेलिवेंट मार्केट का वर्ड यूज नहीं हुआ, रेलिवेंट मार्केट का वर्ड यूज हुआ है। तो जी ठीक है, अगली चीज ये है, चौथा स्टेप ये कि क्या आप उसको अब्यूज करते हैं, क्या आपके पास जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है क्या आप उसको अब्यूज करते हैं। क्या मतलब अब्यूज करने का? मैं प्रोडक्शन को लिमिट कर दूं, मैं सेल्स की जो प्राइस है वो अनरीजनेबल बेसिस पे इंक्रीज कर दूं। क्यों मैं अनरीजनेबल बेसिस पे इंक्रीज कर रहा हूं? बिकॉज मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मुझे ना सप्लायर से फर्क पड़ता है, ना कॉम्पिटिटर से फर्क पड़ता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क पड़ता है, मुझे किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अननेसेसरी अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दूं, अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशंस को इंक्लूड लेके आ जाऊं, डिफरेंट प्राइस चार्ज करूं डिफरेंट कस्टमर से। ये सारा हम अपने CFAP 2 में उसको पढ़ चुके हैं बच्चों। ये खरीदोगे तो साथ में ये मिलेगा, अदरवाइज मैं ये भी नहीं दूंगा। सही, मैं इस तरह की मार्केट कंडीशन से ऊपर लगा दूं, या मैं अपनी प्राइसेस इतनी कम कर दूं कि कॉम्पिटिटर सर्वाइव ही ना कर सको। फिर जब कॉम्पिटिटर मार्केट में हो गए तो मैं प्राइस अपनी बढ़ाऊंगा। ये भी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस कहलाएगा। या मैं किसी बंदे के साथ रिफ्यूज कर दूं डील करने से, कस्टमर है मुझसे डील करना चाह रहा है, सप्लायर है मुझसे डील करना चाह रहा है, मैं उससे मना कर दूं डील करने से। ये सारी की सारी ये आप अब्यूज कर रहे हो, इसे डोमिनेंट। तो बच्चों 4 स्टेप अंडरटेकिंग सबसे पहले स्टेप के। सही है, सवाल में आपने देखना है कंपनीज कौन सी है, क्या बंदा है, क्या चीजें अंडरटेकिंग है कि नहीं है। दूसरी चीज रेलिवेंट मार्केट कौन सी है। तीसरी चीज क्या वो अंडरटेकिंग रेलिवेंट मार्केट में डोमिनेंस रखता है कि नहीं रखता। चौथी चीज क्या वो उस डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 स्टेप कर लोगे ना, सेक्शन 3 से अगर सवाल आएगा ना आराम से पिक कर लोगे। अब इस पूरी चीजों को सेक्शन 3 को समझने के लिए, सेक्शन 3 को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। तो इसमें आपको रेलिवेंट मार्केट भी समझ आ जाएगा, इसमें आपको अंडरटेकिंग भी समझ आ जाएगी, इसमें आपको डोमिनेंट भी समझ में आ जाएगा और इसमें आपको अब्यूज भी समझ में आ जाएगा। सही, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। कराची में DHA ने एक जगह पे प्लॉट्स वगैरह बनाए, सही है, और घर बनाए, रिहाइश बनाई, और वहाँ पे उन्होंने कस्टमर से कहा कि जी अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, लेट से PTCL है, ठीक है। ये पूरी केस स्टडी है, ठीक है, लेट से PTCL है। आपने अगर इंटरनेट खरीदना है तो आप ये PTCL का इंटरनेट लेंगे, इसके अलावा नहीं लेंगे। कस्टमर ने अप्रोच किया एक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, सही है, और उससे कहा कि जी आप हमें क्या कहते हैं यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें, बिकॉज PTCL का नेट हमारे पास सही नहीं चलता। वो जो लेट से नेटसॉल्व वाला था, तो नेटसॉल्व वाले ने जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए DHA के पास आया तो DHA ने उसको एक्सेस नहीं दिया। वो कह रहा है कि जी ये कस्टमर है, मुझे बुला रहा है, मुझे यहाँ पे आप आके क्या कहते हैं अपना जो भी सिस्टम है करने दें, और इसके बेसिस पे क्या कहते हैं मैं यहाँ पे कस्टमर्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। DHA ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। DHA ने कहा नहीं, कस्टमर खरीदेंगे तो मेरा इंटरनेट लेट से PTCL का या जो भी है वही खरीदेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं खरीदेंगे। बच्चों यहाँ पे अंडरटेकिंग्स कौन सी है? DHA एंड नेटसॉल, ठीक हो गया भाई। अच्छा, रेलिवेंट मार्केट कौन सी है? दुनिया में लाखों की तादाद में लोग इंटरनेट कर रहे हैं, सही है, दुनिया में लाखों की तादाद में इंटरनेट की कंपनीज हैं, बिलियंस ऑफ लोग इंटरनेट, मेरे लिए कुछ रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट मार्केट कौन सी है? कराची में DHA का जो वो टेरिटरी है जहाँ पे 1000 घर है या 500 घर है जो इंटरनेट की सर्विस लेते हैं, वो टेरिटरी इज जियोग्राफिक 2 डायमेंशन। रेलिवेंट मार्केट 2 डायमेंशन, जियोग्राफिक DHA की टेरिटरी, प्रोडक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सही है। ये आपकी हो गई प्यारे बच्चों रेलिवेंट मार्केट। तीसरी चीज, क्या आप इस रेलिवेंट मार्केट में डोमिनेंस रखते हो? तो पहला क्राइटेरिया 40% वाला, वो तो लाजमी है भाई, आप तो 100% को एक चीज दे रहे हो, सही है। मार्केट आप क्या उस रेलिवेंट मार्केट में डोमिनेंस रखते हो? क्या मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कस्टमर से, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कॉम्पिटिटर से, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सप्लायर से, मार्केट में 1000 कॉम्पिटिटर आ जाएं, 1000 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ जाएं, कुछ भी हो जाए, मैं खरीदेगा भाई, मेरा कस्टमर मेरे DHA में जो रह रहा है वो खरीदेगा, तो PTCL का नेट ही खरीदेगा, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। यस, यू हैव द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। सेकंड इज 40% मार्केट शेयर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका मार्केट शेयर 40% से कम भी होगा ना तब भी ये लॉ अप्लाई हो जाएगा, सही है। इसमें यार्ड स्टिक भी है, इसका ये मतलब नहीं कि 40% या 40% ज्यादा होगा तो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर 40% से कम भी होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, सही है। अच्छा, क्या आप उसको अब्यूज कर रहे हैं? क्या DHA अपने इस डोमिनेंट इन्फ्लुएंस को अब्यूज कर रहा है? यस, अब्यूज कर रहा है। कैसे अब्यूज कर रहा है? रिफ्यूजिंग टू, अगर आप लॉ देखें तो इसमें रिफ्यूजिंग टू डील, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो नेटसॉल वाला है उसके साथ रिफ्यूज कर रहा है, उसके साथ वो डील ही नहीं कर रहा, उसको वो मतलब एक ऐसी चीज, एक कंपटीशन जो कि होना चाहिए, भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी आएगा, नेटसॉल वाला भी आएगा, तो ज्यादा अच्छा कस्टमर के पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, सही है। तो इसका मतलब वो तो कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है क्या? अगर आप कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, प्रिवेंट कर दें, रिड्यूस कर दें, डिस्टॉर्ट कर दें, तो इसका मतलब है आप अपनी इस डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हैं। ये उसकी उसने फिर कुछ एग्जांपल दिए हैं जिस तरह के रिफ्यूज टू डील वगैरह, सही है।
तो इस केस स्टडी को अगर आप देखें बच्चों, तो 4 स्टेप अगर आप याद रखेंगे ना, आप आराम से ड्राफ्ट कर देंगे। इन द अबव सिनेरियो DHA एंड द नेट सोल्स आर द अंडरटेकिंग। सही है। Define the relevant market. The relevant market is the territory in the Karachi in which the DHA has constructed the house. सही है, वो जो 100 स्क्वायर, 200 स्क्वायर, 400 स्क्वायर जो भी एरिया है, द जियोग्राफिक। एंड द प्रोडक्ट इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वाटर का मसला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है, गैस का मसला नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द प्रोडक्ट। क्या DHA का इस मार्केट में डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है? यस, DHA हैज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन द मार्केट। व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स 100% ऑफ द हाउस होल्ड। सही है, इट प्रोवाइड्स द इंटरनेट सर्विस ऑफ द सर्टेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। सही, इसका मतलब है वो कंट्रोल कर रहा है इररिस्पेक्टिव मार्केट में, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, ज्यादा अच्छा रेट है। सही है। और क्या वो उसको अब्यूज कर रहा है? यस, अब्यूज कर रहा है, बिकॉज सिर्फ PTCL चलेगा तो इसका मतलब है कि जी मार्केट में कंपटीशन को आपने डिस्टॉर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया। तो यस, वो अब्यूज कर रहा है। किस तरीके से अब्यूज कर रहा है? थर्ड पार्टी पर्सन से, नेट सोल से रिफ्यूज कर रहा है डील करने से। सही है, तो ये आपने इसको इस तरीके से केस स्टडी को आंसर। अच्छा भाई, अगली चीज जो हमारे पास है वो है सेक्शन 4। सेक्शन 3 समझ आ गया भाई। अब सेक्शन 4। सेक्शन 4 है प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट। सेक्शन 4 आपसे कहता है प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या है? सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 क्यों नाजिल हुआ? सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 नाजिल इसलिए हुआ बिकॉज सेक्शन 3 के अंदर आपसे वो कहता क्या था? सेक्शन 3 के अंदर आपसे कहता था प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सही है, प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और इसी को कंटिन्यू वो इस तरीके से करता है कि यहां पे आप जब DHA को देख रहे हैं और DHA को देखने के बाद आप क्या कहते हैं, उस जियोग्राफी को देख रहे हैं और उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो ऐसा भी लेट से 40% वाला थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होता। मैं एक नॉर्मल आपको एग्जांपल देता हूं। एक ऐसी कंपनी है जिसके बेसिस पे वो 40% वाला क्राइटेरिया अप्लाई ही नहीं हो रहा। जो 40% वाला क्राइटेरिया अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि जी सेक्शन 3 उसके ऊपर अप्लाई होगा नहीं। जब सेक्शन 3 उसके ऊपर अप्लाई होगा नहीं, लेकिन अंडरटेकिंग भी है। सही है, लेकिन उसका डोमिनेंट पोजीशन ही नहीं है, उसकी उस रेलिवेंट मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन ही नहीं है, तो इसका मतलब है सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे उसकी पकड़ कहाँ पे हो जाएगी बच्चों? पकड़ हो जाएगी उसकी सेक्शन 4 में, जो कि आपसे कहता है प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट। प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट का मतलब कि जी कोई भी अंडरटेकिंग इस तरीके का अरेंजमेंट कर ही नहीं सकती, इस तरीके के एग्रीमेंट में दाखिल हो ही नहीं सकती कि सप्लाई को कम कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर दें। क्यों? ताकि कंपटीशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकें द रेलिवेंट मार्केट। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है कि आपके पास भले ही डोमिनेंट पोजीशन ना है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी ऐसे एग्रीमेंट में दाखिल हो रहे हैं जिसकी वजह से आप अब्यूज कर रहे हैं, तो यहां पे आपके ऊपर सेक्शन 4 की पकड़ हो जाएगी। सेक्शन 4 की पकड़ हो जाएगी। और अगेन इसके ऊपर सेक्शन 4 के ऊपर मैं एक बड़ी जबरदस्त केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा बच्चों। सही है, तो सेक्शन 4 को आपने किस तरीके से समझना है कि पेपर में पता कैसे चलेगा सेक्शन 4 है? कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। सही है, कंपनीज के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, कंपनीज के आपस में बीच में, कंपनीज और सप्लायर्स के बीच में, किसी ना किसी के बीच में कोई अरेंजमेंट या एग्रीमेंट होगा जिसके बेसिस पे आपको लगेगा कि यार इससे तो मार्केट में तो क्या कहते हैं कंपटीशन, ये जो एग्रीमेंट हो गया अब तो कंपटीशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये लोग ही प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये लोग ही सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, ये लोग ही हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो कंपटीशन मार्केट से बिल्कुल ही एलिमिनेट हो चुका है। जब भी इसके ऊपर सवाल आएगा, आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है, सेम स्टेप, आइडेंटिफाई दी अंडरटेकिंग। सही है, सबसे पहला सन और सेम है सब। सही, ऊपर जो अंडरटेकिंग डिफाइन किया था सेम चीज वही है। अगली चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है सवाल में कि क्या कोई एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट की डेफिनेशन वो क्या कहता है? एनी एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस। सही है, जरूरी नहीं लिखत पढ़त होनी चाहिए। अगर एक इंडस्ट्री ऐसे ऑपरेट करे कि वहां पे जबानी काम हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे काम हो रहा है, या प्रैक्टिस के बेसिस पे काम हो रहा है, ये भी सेक्शन 4 की पकड़ में आ जाएगा प्रोहिबिशन एग्रीमेंट में। सही है, वेदर और नॉट इट इज इन राइटिंग और इंटेंडेड टू बी लीगली इन्फोर्सेबल। अगर इंटेंडेड टू बी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं भी है, फिर भी इसके ऊपर सेक्शन 4 की पकड़ हो जाएगी। तो अंडरटेकिंग आइडेंटिफाई करा, अंडरटेकिंग आइडेंटिफाई करके आपने फौरन से एग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करा। तीसरी चीज आपने ये देखना है रेलेवेंट मार्केट क्या है। सही है, आइडेंटिफाई दी रेलेवेंट मार्केट। तीसरी चीज सेम है सब, रेलेवेंट मार्केट। फिर आपने ये देखना है अगला स्टेप, असेस करना है वेदर द अंडरटेकिंग और एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट और मेड अ डिसीजन। तो क्या उन अंडरटेकिंग ने किसी एग्रीमेंट में दाखिल हुए हैं, किसी ऐसी अंडरस्टैंडिंग में दाखिल हुए कि नहीं हुए। आखिरी स्टेप, assessing whether the agreement or decision has the ऑब्जेक्ट है उसका या उस एग्रीमेंट का इफेक्ट ये है टू प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्टिंग और रिड्यूसिंग द कंपटीशन इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 4। तो अगर उस अरेंजमेंट का, उस एग्रीमेंट का, उस प्रैक्टिस का अगर ऑब्जेक्ट या इफेक्ट ये है कि उससे कंपटीशन रिड्यूस हो रहा है, ऑल्दो सुनिएगा मेरी बात को, ऑल्दो
जिन लोगों ने एग्रीमेंट करा है आपस में वो डोमिनेंट पोजीशन रखते ही नहीं है, वो डोमिनेंट पोजीशन रखते ही नहीं है। बट चूंकि एग्रीमेंट ऐसा दाखिल हो गया है कि अगर वो डोमिनेंट पोजीशन रखते और वो अब्यूज करते तो आंसर यही निकलता, सही आंसर यही निकलता। इसकी अब केस स्टडी आप सुनिएगा बच्चों। अच्छा, अब इसकी इसमें एग्जांपल क्या दिया उसने कहा, फिक्सिंग द सेलिंग एंड परचेजिंग प्राइस और क्वांटिटी, डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ मार्केट, लिमिटिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट, कोल्यूसिव टेंडरिंग और बिडिंग। सही है, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लिखे सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दे दी, लेकिन एक अच्छी केस स्टडी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ शुगर मिल्स का। इमरान खान के दौर में एक बहुत बड़ा जो शुगर स्कैंडल हुआ था, सही, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी। आप सोच नहीं सकते, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन, जो सबसे बड़ा सीरियस कंसर्न था, सही, टैक्स वाला तो छोड़ दें, लॉ वाला तो छोड़ दें, सबसे बड़ा सीरियस जो मसला था वो कंपटीशन एक्ट का था। सही है सर, क्या शुगर वाले मसले में कंपटीशन एक्ट अप्लाई हुआ था? यस प्यारे बच्चों, शुगर वाले मसले में कंपटीशन एक्ट अप्लाई हुआ था और हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की रिपोर्ट थी। उसका खुलासा मैं आपके सामने कर देता हूँ। खुलासा ये था कि जितनी अंडरटेकिंग्स का तो हमें पता है ना बच्चों के, शुगर में कौन कौन करता है, जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी भी हैं, जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी हैं, जितने भी आपके मिलिट्रीज हैं वो भी हैं, ये सारी शुगर मिल्स, इनमें से कोई एक शुगर मिल भी, समझने की कोशिश करेगा, सेक्शन 3 से लेके चलूंगा फिर सेक्शन 4 पे आऊंगा, इनमें से कोई एक शुगर मिल भी मेरे प्यारे बच्चों क्या पाकिस्तान में डोमिनेंट पोजीशन रखती है? क्या कोई एक शुगर मिल भी पाकिस्तान में डोमिनेंट पोजीशन रखती है? द आंसर इज नो। कोई एक शुगर मिल भी पाकिस्तान में डोमिनेंट पोजीशन नहीं रखती। चलें और आसान अल्फाज में, कि क्या किसी एक शुगर मिल, चाहे वो इत्तेफाक शुगर मिल हो या लड़काना शुगर मिल हो या फिर आपके पास सखर शुगर मिल हो, क्या इनमें से किसी एक शुगर मिल के पास भी, या वो JDW शुगर मिल हो, क्या एक शुगर मिल के पास भी 40% ऑफ द रेलियन मार्केट से ज्यादा शेयर है? द आंसर इज नो। ठीक है, तो इसका मतलब है सेक्शन 3 से तो पकड़ हो ही नहीं रही थी इनकी। सही है, बिकॉज ये तो कहते थे भाई हम तो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रखते ही नहीं है। जब हम डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रखते ही नहीं है तो हम अब्यूज ही नहीं कर सकते। सेक्शन 3 उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन मसला क्या था, ये जितने भी 500, 400, 300 शुगर मिल्स थी प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी शुगर मिल्स जो है ये शुगर मिल्स एसोसिएशन के अंडर आती थी। और ये शुगर मिल्स एसोसिएशन में इन्हीं शुगर मिल्स के कुछ लोग यहाँ पे बैठे होते थे। और ये गवर्नमेंट का इदारा है प्यारे बच्चों, ये अंदाजा लगाइएगा आप, ये गवर्नमेंट का इदारा है। ये शुगर मिल एसोसिएशन जो थी ये गवर्नमेंट का इदारा है। सही है, फेडरल गवर्नमेंट के तहत एक एसोसिएशन बनाई गई है। सही है, और ये एसोसिएशन करती करती इन्हीं में से लोग, एक JDW का आ गया, एक इत्तेफाक से आ गया, एक लाड़काना से आ गया, ये 5-6 लोग बने। ये शुगर मिल ये क्या करते थे, एक प्रैक्टिस थी, रिटन एग्रीमेंट कोई नहीं, देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दी एसोसिएशन एंड द इत्तेफाक शुगर मिल्स कि जी यू हैव टू कम्युनिकेट मी द प्राइस, यू हैव टू कम्युनिकेट मी द, देयर वाज नो रिटन एग्रीमेंट। सही है, बट देयर वाज अ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्या थी, हर शुगर मिल उसको बताएगी कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। सही है, और उसके बेसिस पे एक प्राइस डिटरमाइन होती थी। वो कहते थे जी डिमांड ज़्यादा है फिलहाल अभी, तो सप्लाई को थोड़ी देर के लिए कम कर दो, सप्लाई आपके पास डिमांड कम चल रही है, सप्लाई को रोक दो, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। शुगर पड़ी हुई है लेकिन जानबूझ के प्रोड्यूस नहीं कर रहे ताकि वो मार्केट में अपना 60, 70, 80 रुपये जो भी किलो शुगर बेचनी है वो उसको बेचते रहे। सही है बच्चों, इसकी वजह से कंपटीशन एक्ट ने कहा था कि ये जो एसोसिएशन बनी है, और ये जो काम करी है, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप को आपको याद होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज वगैरह भी आए थे, इसके तहत ये जो अरेंजमेंट है ये प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट है। रिटन एग्रीमेंट कोई नहीं था, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट है। और ये फेडरल गवर्नमेंट की, मतलब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये इतनी बड़ी एक करप्शन जो है वो चल रही थी। सही है, कि जी हम आपको बताएंगे, आप हमें बताएं भाई इत्तेफाक वाला लाड़काना को क्यों बताएं, लाड़काना वाला जहांगीर तरीन को क्यों बताएं। सही है, एक काम करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, हम सारे मिलकर वहाँ पे बैठ जाते हैं और उस एसोसिएशन का काम यही होगा कि जी सारी शुगर मिल से रिपोर्ट लेगा, उसने कितनी प्रोड्यूस करी, कितनी सप्लाई करी, किसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ताकि उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन कर सके कि कल हमने शुगर मजीद क्रश करनी भी है कि नहीं करनी, सही, कल बेचनी भी है कि नहीं बेचनी, कल बनानी भी है कि नहीं बनानी। बच्चों अगेन सबसे पहली चीज़, अंडरटेकिंग्स कौन सी है, शुगर मिल, सही, सारी अंडरटेकिंग्स है। अच्छा, क्या कोई एग्रीमेंट है, रिटर्न नहीं है लेकिन प्रैक्टिस है, फॉल कर जाएगा सेकंड स्टेप पर। ग्रेजुअल मार्केट क्या आती है, लेट्स से पंजाब की मार्केट हो गई, सिंध की मार्केट हो गई, पूरे पाकिस्तान की मार्केट हो गई, पूरे पाकिस्तान की मार्केट कवर्ड हो गई इसके अंदर। सही है, पूरे पाकिस्तान की मार्केट कवर्ड हो गई। फिर आप असेस करें कि क्या किसी ऐसे एग्रीमेंट में दाखिल, जो अरेंजमेंट की बात चल रही, क्या ये लोग इसमें ऐसे दाखिल हुए हैं? यस दाखिल हुए हैं। क्या इस अरेंजमेंट और एग्रीमेंट से इसका ऑब्जेक्ट ये था या इसका इफेक्ट ये था कि
कि कंपटीशन को खत्म ही कर दे मार्केट से। भाई एक बंदा इत्तेफाक शुगर मिल कह रहा है मेरे पास 10 लाख मेट्रिक टन शुगर पड़ी हुई है, सही है, मेरे पास एक्सेस माल पड़ा हुआ है, मैं तो 40 रुपए की भी निकालूंगा। नहीं, तुम 40 रुपए की नहीं निकालो। क्यों नहीं निकालो? तुम मजीद प्रोड्यूस ना करो भाई, तुम मजीद प्रोड्यूस ना करो। अभी मार्केट को हम बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन कम कर दो, अभी मार्केट को बढ़ाते हैं, तुम्हारी ये 10 लाख मेट्रिक टन जो है 60 रुपए की बिक जाएगी। जब मुझे पता है मेरा कॉम्पिटिटर से कोई फड्डा ही नहीं है, जब मुझे पता है कि जी कस्टमर मार्केट कॉम्पिटिटर इनसे मैं बिल्कुल बिला तफरीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी वजह से, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली वही हो गया कि आपने कॉम्पिटिशन को रिड्यूस कर दिया, अनफेयर ट्रांजैक्शन करी। कॉम्पिटिशन एक्ट ने इस पूरे अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला था कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेक्शन 4 कि किसी एक बंदे के पास भी आपकी पकड़ सेक्शन 3 से नहीं हो रही बच्चों, लेकिन आपकी पकड़ शायद सेक्शन 4 से हो जाएगी। इसकी ड्राफ्टिंग के लिए 5 स्टेप का ख्याल रखिए। चलें जी, अब हमारे पास आता है एग्जाम्पशंस का सेक्शन, और एग्जाम्पशन में हमारे पास बहुत से सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन 3 पढ़ लिया, सेक्शन 4 पढ़ लिया, और फिर एग्जाम्पशंस की बारी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेक्चर में बड़ा अच्छे से मैंने इसको बताया था कि भाई बहुत से आपने देखा होगा लाइसेंसिंग अरेंजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर अरेंजमेंट होता है, सप्लायर अरेंजमेंट होता है, पैकेजिंग अरेंजमेंट होता है, सही है। पूरे पाकिस्तान में पीएनजी और जिलेट जो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है पूरे पाकिस्तान में, उनका एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरे पाकिस्तान में उनका माल सप्लाई करता है। इसका मतलब है मैं एक ऐसे एग्रीमेंट में दाखिल हो चुका हूं, मैं एक ऐसे अरेंजमेंट में दाखिल हो चुका हूं कि मैंने तो मार्केट से कंपटीशन को ही एलिमिनेट कर दिया है। पीएनजी जिलेट का पूरे पाकिस्तान में डोमिनेंट इन्फ्लुएंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। पीएनजी और जिलेट का पूरे पाकिस्तान में वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो पूरे पाकिस्तान के मार्केट शेयर का 40% नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन सेक्शन 3 से पकड़ नहीं हो रही, सेक्शन 4 से पकड़ हो रही है कि जी आपने एक ऐसा एग्रीमेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर लिया कि सिर्फ यही डिस्ट्रीब्यूटर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करेगा, इसके अलावा और कोई डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब आपने कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट कर दिया है। सेक्शन 4 में आपकी पकड़ हो रही है, लेकिन सेक्शन 4 की कवरेज यहां पे सेक्शन 5 से आ रही है एग्जम्पशन से। इंडिविजुअल एग्जाम्पशन, अगर आप चाहें, आपने कोई ऐसा अरेंजमेंट करा हुआ है, ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है जिससे आप चाहें कि जी आप इंडिविजुअल एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कंपटीशन कमीशन के पास जाके, एससीसीपी वाले नहीं, कंपटीशन कमीशन के पास जाके आप अप्लाई करें। रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पशन ऑफ सेक्शन 4 बाय पार्टी, सेक्शन 4 से लिंक हो रहा है, सही है। तो जो भी पार्टी होगी वो रिक्वेस्ट करेगी एग्जाम्पशन के लिए और सेक्शन 4 के, जी मैंने ऐसे एग्रीमेंट में दाखिल हुआ हूं जो कि प्रोहिबिटेड है, लेकिन प्लीज आप मुझे एग्जाम्पशन दे दीजिए। जब ये एग्जाम्पशन दी जाएगी तो एग्जाम्पशन तभी दी जाएगी जब सेक्शन 9 अप्लाई होगा। सेक्शन 9 क्या होगा थोड़ी देर में आते हैं, सही है। कमीशन अगर चाहे तो वो एग्जाम्पशन दे सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस वगैरह, सही है। लेकिन अगर कमीशन के पास ये रीजनेबल ग्राउंड है या उनको शक है कि जी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी वो मिसलीड थी, तो वो उसके एग्जाम्पशन को कैंसिल भी कर सकता है, वो मजीद कंडीशंस भी अप्लाई कर सकता है और कंडीशन की ब्रीच की वजह से उसके लाइसेंस को या उसके एग्रीमेंट को या उसके एग्जाम्पशन को कैंसिल भी कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ आती है बात? तो इंडिविजुअल एग्जाम्पशन सेक्शन 5 बड़ा आसान है। मैं पार्टी हूँ, मुझे एग्जाम्पशन चाहिए, मैं कमीशन के पास जाऊँगा कि मुझे काइंडली एग्जाम्पशन देते। कमीशन तभी एग्जाम्पशन देगा जब सेक्शन 9 की क्राइटेरिया पूरा होगा जिसके ऊपर हम आ रहे होंगे, सही। जब उसने मुझे एग्जाम्पशन दे दी और बाद में इस कमीशन को पता चला कि इसने मुझसे झूठ बोला था या उस वक्त जो मामला थे वो कुछ और थे, आज कुछ मामला कुछ और है, तो वो कंडीशंस को चेंज भी कर सकता है, कंडीशन को ऑल्टर भी कर सकता है, मजीद कंडीशन भी इंपोज कर सकता है, वो एग्जाम्पशन को कैंसिल भी कर सकता है और ये भी कह सकता है कि कल को इस कंडीशन से कंप्लाई नहीं करा तो मैं एग्जाम्पशन को कैंसिल कर दूंगा। तो सेक्शन 6 आपका डील करता है कैंसिलेशन ऑफ इंडिविजुअल एग्जाम्पशन से। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 7 ब्लॉक एग्जाम्पशन। इस तरह पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में कंपनी है और हर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो बजाय इसके कि मैं हर कोई मेरे पास इंडिविजुअल एग्जाम्पशन मांगने आए और मैं सबको इंडिविजुअल एग्जाम्पशन दूँ, इससे अच्छा ये है कि मैं एक इंडस्ट्री को देखता हूँ, मैं कहता हूँ इस इंडस्ट्री में तो ये नॉर्मल है, ऐसा है, इसके ऊपर सेक्शन 9 अप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक ब्लॉक एग्जाम्पशन अप्लाई कर देता हूँ, सही। कमीशन एक ब्लॉक एग्जाम्पशन अप्लाई कर देता है। इफ द एग्रीमेंट्स फॉल विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एग्रीमेंट, कमीशन क्या करता है, वो कहता है यार ये पीटीसीएल है, 6 कंपनीज है, जैज है, मोबिलिक है, जोंग है, वो सही है, इन 6-7 कंपनीज को वो देखता है और 6-7 कंपनीज को देखता है और कहता है यार सबका जो अरेंजमेंट है ना इनमें एक चीज कॉमन है, ये अपनी टावर की मेंटेनेंस के लिए है ना ठेका एक ही को देते हैं, सही है। मतलब हर डिफरेंट बंदे को टावर पे नहीं चढ़ाते, ये सिर्फ एक को ही ठेका दिया और वो उनके पूरे टावर की मेंटेनेंस वगैरह लाइट से कर रहा होता है। तो यार कल को जैज भी आएगा, वोडाफोन भी आएगा, ये भी आएंगे, तो मैं एक ब्लॉक अरेंजमेंट बना देता हूँ कि जी अगर आपका एग्रीमेंट इस कैटेगरी में फॉल करता है, अगर आप एफएमसीजी हो, आप पूरे पाकिस्तान में माल सप्लाई करते हो, तो मैं एक ब्लॉक बना देता हूं कि जी अगर आप फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट में दाखिल होने जा रहे हो और ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो आप ब्लॉक एग्जाम्पशन में फॉल कर जाता है। इसका मतलब है आपको हर इंडिविजुअल एग्रीमेंट लेके नहीं जाना होगा। एक कंपनी ऐसी भी जिसके 100 डिस्ट्रीब्यूटर है और 100 डिस्ट्रीब्यूटर को टेरिटरी दी है, तुम इधर करोगे, तुम इधर करोगे, तुम इधर करोगे, तुम इधर करोगे, तुम। अब बेचारी कंपनी 100 एग्रीमेंट्स लेके जाए, मैंने ब्लॉक एग्जाम्पशन उसको दे दिया कि जी अगर आपका एग्रीमेंट इसमें फॉल करता है तो आप ब्लॉक एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर दें। कमीशन में मेक अ ब्लॉक एग्जाम्पशन ऑर्डर। अगर आपने जैज वगैरह को देखा होगा तो उनकी फ्रेंचाइज होती है। अगर एक शहर में
एक शहर की एक टेरिटरी में, लेट से अंचोली में अगर जैज़ की एक फ्रेंचाइज है तो उसी अंचोली में आपको एक और फ्रेंचाइज नहीं दिखेगी, सही है, वो अंचोली के बाहर ही आपको दिखेगी। क्यों? बिकॉज पूरे उस मार्केट में अब सिर्फ जैज़ की जो फ्रेंचाइज है, वो जो अंचोली वाला है वही सेल कर सकता है, उसके अलावा और कोई सेल नहीं कर सकता। तो आप सोचो पूरे पाकिस्तान में ऐसी जैज़ ने, मोबिलिंग ने ऐसे लाखों नहीं मतलब लाखों से भी ज़्यादा एग्रीमेंट किए हुए होंगे, सही है। तो एक फलां अंचोली वाले से करा हुआ है, फिर एक फॉर एग्जाम्पल केपी के में एक बंदे से किया हुआ है, फिर सखर में एक बंदे से किया हुआ है, सखर के अंदर 50 एग्रीमेंट होंगे, बिकॉज सखर की टेरिटरी इतनी बड़ी है। तो इसका मतलब है मैं एक एग्रीमेंट लेके जाऊँ, कॉम्पिटिशन कमीशन एक एग्रीमेंट को बैठ के देखे और वो उधर ही खत्म हो जाए, ऐसी हज़ारों कंपनियां लेके जाए तो लाखों की तादाद में हो जाए, ब्लॉक एग्जम्पशन अवेलेबल है, सही है। जब भी कॉम्पिटिशन कमीशन ब्लॉक एग्जम्पशन बनाएगा, जब वो खुद अपनी स्टडी के तहत एक ब्लॉक एग्जम्पशन बना रहा होगा जी, इन कंपनीज में, इन सेक्टर्स में ये बना रहा होगा, तो वो हमेशा इश्तिहार डालेगा, पब्लिश द डिटेल्स ऑफ प्रपोजल टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ दोस्त लाइकली टू बी अफेक्टेड, ताकि अगर कोई अफेक्ट हो रहा हो इस वजह से, कोई कॉम्पिटिटर अफेक्ट हो रहा हो, कोई कस्टमर हो रहा हो, कोई सप्लायर आ रहा हो, तो वो कॉम्पिटिशन एक्ट के पास जा सके। अब आते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 आपसे क्या कहता है कि आपको इंडिविजुअली ब्लॉक एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, और इसका ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा होगा तो इसी के बेसिस पे आप एप्लीकेशन लेके जाओगे कमीशन के पास। पहला, इंप्रूविंग द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल टेरिटरी वाइज अपने 100 डिस्ट्रीब्यूटर को एलोकेट कर देता हूँ, तो इससे मेरी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, और इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगी तो अल्टीमेट फ़ायदा कस्टमर को होगा। इसलिए मैं इस एग्रीमेंट में दाखिल हो रहा हूँ, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट हो रहा है, लेकिन उससे अल्टीमेटली कस्टमर को फायदा हो रहा है, सही है। तो इससे मेरी इंप्रूविंग द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, प्रोमोटिंग द टेक्निकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बेनिफिट द आउटवर्ड द लेसनिंग ऑफ कोर्स, सही है। कॉम्पिटिशन कम हो रहा है लेकिन इससे मेरे फवाइद जो है इससे बहुत ज़्यादा है, सही है। अगर आप देखें तो दुनिया में आपको ऐसे अरेंजमेंट दिख रहे होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट दिख रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि यस, मैं इस स्पेसिफिक बंदे से इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इससे इकोनॉमिक भी प्रोग्रेस होगा, इसमें टेक्निकल डेवलपमेंट भी होगी, मेरी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी हो जाएगी, मैं ज़्यादा अच्छे से लिंक कर सकूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा लेट से, तो मैं कंट्रोल कर सकूंगा कि हाँ जी कितना माल सप्लाई हो रहा है, कितना माल सप्लाई नहीं हो रहा, मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है। खुदा ना खासा मैंने एक्सेस प्रोडक्शन कर ली तो वो सारी की सारी कॉस्ट मुझे उसी को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ रही होगी कस्टमर को, तो कस्टमर को नुकसान हो जाएगा। इन बेसिस पे आप सेक्शन 9 अप्लाई कर सकते हैं। अगला सेक्शन प्यारे बच्चों हमारे पास है सेक्शन 10, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, सही है। अब इसका ताल्लुक ना आपका सेक्शन 3 से है, ना सेक्शन 4 से है, ना सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक जो हमारे पास एग्जाम्पशन का सेक्शन उससे है। ये एक बिल्कुल ही अलग सेक्शन है, एंड द सेक्शन इज डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस। No undertaking shall enter into deceptive marketing practice, distribution of false or misleading information, distribution of false or misleading comparison of goods, fraudulent use of another trademark from name। सही, तो सिंपल सा सेक्शन है कि जी आप डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस यूज नहीं कर सकते, सही है। आप फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं बिछा सकते कि जिसकी वजह से एक दूसरे के बिजनेस को हार्म पहुंचे, सही है। आप एक फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को नहीं दे सकते। इसकी मैंने बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल दी थी कि नीडो दूध है ही नहीं, एवरीडे दूध है ही नहीं, और सही दूध के नाम पर बिक रहा है, बच्चे की तस्वीर बनाई हुई और कहा कि जी अगर ये नीडो या एवरीडे पिएगा तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं बहुत बहुत स्ट्रांग बनेगा। बाद में पता चला कि जी वो तो उसमें तो दूध का एलिमेंट ही नहीं है, सही है। तो उससे उनसे कहा गया कि जी आप एक ऐसी चीज बेच रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और आपने बनाई हुई भी दूध के कप की तस्वीर है, सही है, तो तस्वीर तो चेंज कर रहे हैं। इतना बड़ा एक मसला हुआ था जो मैंने अपनी केस स्टडी पूरी डिस्कस करी हुई लेक्चर में। मैंने अपने लेक्चर में अच्छी खासी केस स्टडीज आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली, सही है। तो अगर आप डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर आप किसी के प्रोडक्ट को, किसी और के प्रोडक्ट को, या किसी के क्या कहते हैं किसी और अपने कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देके कंपैरिजन वगैरह कर रहे हैं, तो ये डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस में आ रही है, सही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सीए की फील्ड में ये बहुत ज़्यादा है, सही है। अपने सराउंडिंग में आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा। अप्रूवल ऑफ मर्जर, सही है। सेक्शन 11 आपका आता है अप्रूवल ऑफ मर्जर। एक शख्स 15% होल्डिंग है, दूसरे शख्स की होल्डिंग 25% है, आओ दोनों मिल जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं और हम 40% मार्केट शेयर को ले लेंगे। अब जब ये हरकत होने जा रही होगी, सही, अब ये हरकत होने जा रही होगी तो यहाँ पे अगर मर्जर होने जा रही है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सही है। मर्जर हो रही है, एक्विजिशन हो रही है, जॉइंट वेंचर हो रहा है, कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो रही है, या तो मर्जर है या एक्विजिशन है या जॉइंट वेंचर है। इसका बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन भी है कि कौन से मर्जर का जो थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, थ्रेशोल्ड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर वो थ्रेशोल्ड पूरा हो जाएगा तो इसका मतलब है आपको इस लॉ से कंप्लाई करना पड़ेगा। नो अंडरटेकिंग शैल एंटर इनटू अ मर्जर which substantially lessen the competition by creating or strengthening a dominant position in the relevant market। सिंपल सा कह रहा है जी आप तो दाखिल हो ही नहीं सकते
डोमिनेंट पोजीशन लेने के लिए आप मर्ज करने जा रहे हैं, जब आप मर्ज करने जा रहे हैं तो आप वो अंडरटेकिंग मर्ज हो ही नहीं सकती अगर आपसे लगता है कि जी मार्केट में जो है आपकी कंपटीशन को आप खत्म कर देंगे और आपकी पोजीशन जो है वो मजीद डोमिनेट हो जाएगी, सेक्शन 3 से लिंक करेगा, सही है। लेकिन अगर एक अंडरटेकिंग इंटेंट टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ एसेट ऑफ अनदर अंडरटेकिंग और 2 और मोर अंडरटेकिंग इंटेंट टू मर्ज एंड मीट द प्री मर्ज नोटिफिकेशन, अगर वो थ्रेशोल्ड पूरा कर जाता है, सच अंडरटेकिंग शैल अप्लाई फॉर द क्लियरेंस फ्रॉम द कमीशन ऑफ द इंटेंडेड मर्जर, सही है। तो इसका मतलब अब वो कह रहा है कि अगर थ्रेशोल्ड पूरा हो गया आपका, तो इसका मतलब है आप चाहें तो आप प्री मर्जर क्लियरेंस आप मर्ज होने से पहले आप मर्ज होने से पहले आपको प्री क्लियरेंस मर्जर अप्लाई करनी पड़ेगी। प्री मर्जर एप्लीकेशन आपने फौरन से देनी है जहां आप दो कंपनीज आपस में डिसाइड कर चुके हैं कि जी हम मर्ज होने जा रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब आप फौरन से प्री मर्जर की एप्लीकेशन कमीशन को देंगे, सही है। कमीशन 30 दिन के अंदर डिसाइड करेगा, कमीशन 30 दिन के अंदर डिसाइड करेगा कि क्या ये थ्रेशोल्ड पूरा हो गया, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन मैं अपने हैंडआउट में रखा हुआ है कि अगर आपकी कंपनी का रेवेन्यू इतना है या दोनों की कंपनी का रेवेन्यू मिला के इतना है, या अगर आपकी कंपनी के एसेट इतने हैं या दोनों कंपनी के मिला के एसेट इतने बन रहे हैं, या फिर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है, अगर ये क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया पूरा हो रहा होगा तो इसका मतलब है नोटिफिकेशन के हिसाब से जो क्राइटेरिया मेंशन है वो पूरा हो गया है, थ्रेशोल्ड पूरा हो गया है, आपको प्री मर्जर क्लियरेंस के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर कमीशन 30 दिन के अंदर डिसाइड कर लेता है कि हाँ जी थ्रेशोल्ड भी पूरा हो गया और प्रिजम्पशन है कि डोमिनेंस मीट कर जाएगी, सही है, और अगर कमीशन का 30 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब है कमीशन को इस मर्जर से कोई भी एतराज नहीं है। तो कमीशन ने जो भी, तो आप एप्लीकेशन लेके गए कमीशन के पास, कमीशन को 30 दिन के अंदर अपना डिसीजन देना होगा। कमीशन ने अगर 30 दिन के अंदर अपना डिसीजन नहीं दिया इसका मतलब इसको कोई एतराज नहीं है। अगर कमीशन ने 30 दिन के अंदर अपना डिसीजन दे दिया, क्या अगर कमीशन ने एस्टेब्लिश कर लिया कि यस थ्रेशोल्ड भी पूरा हो रहा है और ये प्रिजम्पशन की जी जब ये मर्ज हो जाएंगी तो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस भी हो जाएगा, सही है, तो इसका मतलब है अब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। If yes, Commission shall initiate a second phase review and may require additional information from parties. If not provided, application cancel. सिंपल सी चीज़ है, अगर 30 दिन के अंदर वो उसको बोलेगा कि जी आपके दोनों क्राइटेरिया पूरा हो गए, मुझे बराए मेहरबानी मजीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जब वो मजीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे सेकंड रिव्यू, सेकंड राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है, सही है। विद इन द 90 डेज ऑफ द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, अब जब उसके पास सेकंड राउंड में मजीद इन्फॉर्मेशन आएगी 90 डेज के अंदर, तो अब वो उसको एवेल्युएट करेगा। रिव्यू द मर्जर टू असेस वेदर इट्स सब्सटेंशियली लेसन कंपटीशन, अब वो चेक करेगा कि सही है, उसको पहले उसने कहा कि प्रिजम्पशन है कि हो रहा है ऐसा, सही है, वो इन्फॉर्मेशन बेसिस में देखेगा क्या वाकई में कंपटीशन रिड्यूस हो रहा है बाय क्रिएटिंग स्ट्रेंथ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन द रेवेन्यू मार्केट, सही है। अकॉर्डिंगली कमीशन गिव डिसीजन, और उसके बेसिस से कमीशन अपना डिसीजन देगा कि मर्जर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कमीशन 90 दिन के अंदर कोई डिसीजन नहीं देता प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब है कमीशन ने इन्फॉर्मेशन आपकी ले ली, उसको पहले राउंड में शक हो रहा था, अब उसने कोई डिसीजन नहीं दिया, 90 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब है उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लॉ याद रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, लॉ ये है कि अगर आप मर्जर, अप्रूवल, एक्विजिशन, ये जो भी कुछ करने जा रहे हैं और इसकी वजह से अगर आपका रेलेवेंट मार्केट में डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होने जा रहा है, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को, सही है। ये डिसाइड कौन करेगा कि जी ये डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, ये रेलेवेंट मार्केट है कि नहीं है, तो इसके लिए कंपटीशन ने एक रेलेवेंट थ्रेशोल्ड दे दिया है। अगर वो थ्रेशोल्ड पूरा हो जाता है, चाहे आपको लगे चाहे आपको ना लगे, आप कंपटीशन को एप्लीकेशन लिख दें विद इन 30 डेज जब ये अरेंजमेंट हुआ है, सही है। मतलब मर्जिंग नहीं हुई है अभी तो वो बोर्ड अप्रूवल वगैरह और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट वगैरह वो सारी चीजें हुई है। कमीशन अगर वो सारी मर्जर वाली चीजें देखेगा, कमीशन कहेगा अच्छा यार दो सीए के इंस्टीट्यूट आपस में मर्ज हो रहा है, मार्केट में ऑलरेडी इतने सीए इंस्टीट्यूट है, इससे कुछ इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कमीशन 30 दिन में आपको रिप्लाई नहीं करेगा, इसका मतलब कमीशन को आपके मर्जर से कोई एतराज नहीं है, सही, आपके एक्विजिशन से कोई एतराज नहीं है। अगर कमीशन ने 30 दिन के अंदर ही एस्टैब्लिश, कमीशन ने साइन फॉर्म देकर उसने कहा नहीं यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, इससे तो मार्केट की कॉम्पिटिशन वगैरह रिड्यूस कम हो जाएगी और इनका मार्केट में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा, कमीशन आपको फौरन से डिसीजन देगा अपना और वो कहेगा कि जी आज और राउंड 2 स्टार्ट करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जी ये तो आपका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा और आपका थ्रेशोल्ड भी पूरा हो रहा है, तो जी बराए मेहरबानी कुछ इन्फॉर्मेशन आप मेरे पास लेके आ जाएं। जब वो इन्फॉर्मेशन को देखेगा तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगेन दो चीज़ें हो जाएगा, या तो वो फाइल देके बंद कर देगा, तो उसका मतलब है अगर वो रिप्लाई नहीं करता 90 दिन के अंदर, सामने वाले को अब मर्जर कर सकता है, उसको कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन देख के वो कहता है कि जी साइन देख के उसको लगता है यार डोमिनेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, सही है, तो वो अपना डिसीजन सुना देगा कि भाई या तो मर्ज कर लो या मर्ज ना करो, वॉट एवर द केस में भी। तो लॉ ये है कि आप ऐसी मर्जिंग नहीं कर सकते, ऐसा मर्ज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन एक्ट खुद आपसे कहता है इफ देयर इज सब्सटेंशियली लेसन कंपटीशन बाय क्रिएटिंग और स्ट्रेंथनिंग अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन द मार्केट, कमीशन में स्टिल अप्रूव द ट्रांजैक्शन इफ इट इज शोन। दूसरे राउंड में अगर ये शो कर दिया गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत ये शो कर दिया गया कि जी ठीक है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन
इट कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इससे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी जबरदस्त एफिशिएंट हो जाएगी। सच एफिशिएंसी कुड नॉट बी अचीव बाय लेस कॉम्पिटिशन। और ये जो एफिशिएंसी है ये लेस कॉम्पिटिशन और ये जो है ये लेस कॉम्पिटिशन से अचीव नहीं हो सकती। अगेन जो बेनिफिट है वो लेस कंपटीशन के नुकसान से बहुत ज्यादा है। एट द एंड कस्टमर को ही फायदा होगा। आज कस्टमर को चीज 60 रुपए की मिल रही है, मार्केट में 10 कॉम्पिटिटर है, सही है। कल को 2 कॉम्पिटिटर होंगे या मर्ज कर जाएंगे तो फिर यही चीज कस्टमर को 40 रुपए की मिलेगी, कस्टमर का फायदा हो रहा है, सही है। और सेकंड चीज भाई ये तो ऑलरेडी कंपनी बंद होने वाली है यार, ये कंपनी बंद होने वाली है, ये तो ऑलरेडी बैंक करप्ट होने वाली है, तो लिक्विडेशन पे जाने जा रही है। तो इसलिए मैं उसको एक्वायर कर रहा हूँ और एक्वायर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बैठ के इसके बेसिस पे क्या कहते हैं और इससे इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, कंपनी बंद नहीं होगी आपकी। अगर ऐसी कोई वैल्यू है, ऐसी कोई चीज है तो इसके बेसिस पे कॉम्पिटिशन ऑल्दो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन उसके बावजूद आपको अलाउ कर देगा इस मर्जर को। लेकिन अगेन आप एब्यूज नहीं कर रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात को। एब्यूज कब होगा? एब्यूज तब होगा जब आप क्या कहते हैं मार्केट में प्राइस वराइस से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं। यहां पे आप उसको प्रूफ कर रहे हैं कि भाई डोमिनेंट इन्फ्लुएंस तो है। एब्यूज की कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। एब्यूज की कोई एक्सेप्शन नहीं है। यस देयर इज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस बट आई कैन गारंटी यू कि देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। ये मैं एब्यूज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, देयर इज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस बट देयर इज नॉट गोइंग टू बी द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। मैं अब्यूज नहीं करूंगा और बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो फायदे मैं आपको बता रहा हूं कि जी अगर ये आप मुझे मर्जर अप्रूव कर देंगे तो इससे इकोनॉमी को ये फायदा होगा, कस्टमर को ये फायदा होगा, एफिशिएंसी और अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। ये सारे प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे हमारे पास अगर हम इस चीज को इस तरीके से लेट से मैनेज कर लेते हैं तो इस चीज के ऊपर आपको अलाउ कर देगा। लेकिन अगेन सेक्शन 3 हमेशा प्रिवेल करेगा। आप एब्यूज नहीं कर सकते बच्चों, सही है। इन सारे अरेंजमेंट जब कमीशन डिसीजन देगा वो इसी बेसिस पे देगा कि यस मैं आपको इस बेसिस पे डिसीजन दे रहा हूँ कि आप एब्यूज नहीं करोगे और जो फायदे आप बता रहे हो वो कंपटीशन कम हो रहा है, यस, लेकिन जो आप मर्ज करने जा रहे हो इससे फायदा ज्यादा होगा, कस्टमर्स को फायदा ज्यादा होगा, इकोनॉमी का फायदा ज्यादा होगा, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा फायदा होगा। तो बच्चों इसका एक स्मार्ट लेक्चर जिसके अंदर मैंने वापस से आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। आधे पौने घंटे के अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट को बड़ा अच्छा से रिवाइज कर लिया, ड्राफ्ट कैसे करना है, क्या की स्टेप फॉलो करना है, आपस में लिंकिंग क्या है, सारी की सारी मैंने कवर कर लिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।